ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। भाजपा ने भोजपुरी गायक पवन सिंह को एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए निष्कासित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा ने पवन सिंह के नाम से चिट्ठी भी जारी की है। इसमें उन्होंने लिखा है कि लोकसभा चुनाव में आप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। आपका ये काम दल विरोधी है, इस कारण पार्टी की छवि धूमिल हुई है। इसलिए आपको दल विरोधी काम करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के निर्देश पर निष्कासित किया जाता है। बता दें कि पवन सिंह ने पहले स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के अपने फैसले की घोषणा की थी। इससे पहले भाजपा ने उन्हें आसनसोल लोकसभा का टिकट दिया था। भाजपा चाहती थी कि पवन सिंह आसनसोल से ही चुनाव लड़े, लेकिन अगले ही दिन पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया, जिसका कारण ये बताया जाता है कि पवन सिंह बिहार में आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब आरा से केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद आरके सिंह को टिकट दिया गया, जिसके बाद पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं जब पवन सिंह के ऊपर कार्रवाई के बारे में तेजस्वी यादव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे दिखावटी कार्रवाई और उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी के साजिश के शिकार होने की बात कही है। सब तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रही है। सब तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रही है। सब तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश। वहीं आपको बता दें कि जब पवन सिंह के बीजेपी से निष्कासित होने को लेकर मुकेश साहनी से पूछा गया तो उन्होंने भी इसे साजिश ही बताया है। पवन सिंह ये दिखाने के लिए किए हैं, दरअसल बात था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगाना है। ठीक है, तो हम पहले भी कह चुके ना, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने कहा ना, उनको ऑफर किया गया था महागठबंधन से चुनाव लड़ लीजिए। अब पता चला कि बीजेपी का सीट है सामने, तो वो पीछे हट गया। तो बीजेपी से कितना नजदीकी है ये जग जाहिर है। और हाँ, गेम है उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगा के कुशवाहा समाज का जो नेता है उनको खत्म करके, और वो चाहते हैं कि ये चुनाव खत्म होगा और चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि बीजेपी में सदस्यता ले लीजिए, बीजेपी में आ जाइए और फिर आपको कुछ बना देंगे, वरना आप उम्र भी हो चुका है तो आप घर पे रहिए। तो ये एक साजिश है, सिर्फ उनको ही नहीं, चिराग पासवान जी को भी ठिकाना लगा दिए हैं। हाजीपुर से चिराग जी भी हार रहे हैं। अब मोदी जी कहे ना, हम चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, हम स्वर्गीय पासवान जी के लिए आए हैं, चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए, ये तो जीत ही रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो वहां पे भी ठिकाना लगा दिया। और ये कुछ ऐसे नहीं चाहता है गरीब पिछड़ा ओबीसी एससी एसटी का बच्चा आगे बढ़े। हमारे साथ किया, हमने क्या किया, हमने क्या उसका ले लिया। हम राजनीति करे, संघर्ष करके 4 विधायक बनाए, हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि निषाद को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में मिले, इसके लिए यूपी तक हम लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे, हमारा विधायक ले लिया। हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। अभी हमने थोड़ा सा कड़क क्या बोल दिए, आईना दिखा दिए, सुरक्षा वापस ले लिया। तो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा समाज का बच्चा आगे बढ़े, ये खत्म करना चाहता है। पवन सिंह ये दिखाने के लिए किए हैं। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी ने इसे सरकार की साजिश बताई है, और मुकेश साहनी का भी ये कहना है कि सरकार नहीं चाहती है कि एससी एसटी ओबीसी के, यानी कि जितने भी पिछड़े और दलित हैं, वो आगे बढ़ पाए, इसे सरकार की साजिश बताई जा रही है। और बार बार वो यही कह रहे हैं कि अगर सच बोल दिया जाए या आईना दिखा दिया जाए तो ऐसे लोगों को वो जो सरकार है
पीछे कर देती है और बार बार ऐसे कुछ घपले करती है जिससे वो पार्टी से निष्कासित करते हैं, क्योंकि उन्हें सच कड़वा लगता है। तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। बीजेपी से सिद्धांत जी, कांग्रेस से देवेंद्र तिवारी और आपसे नीरज जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सिद्धांत जी से कि क्या ये वाकई में सच है कि बीजेपी अपना सच का आईना देख नहीं पाती है और कड़वाहट के चलते वो ऐसे फैसले लेती है? सिद्धांत जी। मैडम, इस तरह के बयान तो उदारतेपन के प्रतीक हैं और बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक थिंक टैंक है। वो विचार करके अपने जो निर्णय है वो सबके सामने पेश करता है। सबकी सहमति के बाद ही ऐसा होता है। अगर पवन सिंह की बात से आप ये बात बोल रहे हैं कि पिछड़ों और उनको बाहर किया जा रहा है, तो पवन सिंह जी तो सवर्ण जाति से आते हैं, तो उनका पिछड़ों और उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात, पवन सिंह जी ने जब चुनाव लड़ने से मना कर दिया, उसके पश्चात भी बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं किया। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ता है, तो पार्टी का एक संविधान है, उसके आधार पर फैसले लिए जाते हैं और पार्टी के थिंक टैंक ने काफी सोचने समझने के बाद ये फैसला लिया है। अगर वो हमारे प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते तो शायद ये निर्णय भाजपा को नहीं लेना पड़ता। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। दूसरी ये बात कहना है चिराग पासवान जी को, चिराग पासवान जी के हारने की, तो ये इस बात से आप आश्वस्त रहिए कि जो बिहार का युवा है उसने चिराग पासवान जी को कंसोलिडेट विनिंग्स दे दी है और उनका मत है कि जो पासवान जी की लीगेसी है उसको चिराग पासवान जी कायम रख पाएंगे। और तीसरी बात में आ जाऊंगा कि पिछड़े और ये जो स्टेटमेंट अभी आ रही थी कि पिछड़े और दलितों और निषाद का आरक्षण नहीं होने दे रहे हैं, तो इसमें एक आज स्टेटमेंट बंगाल हाईकोर्ट की, कलकत्ता हाईकोर्ट की भी है। उन्होंने 2010 के बाद बंगाल में जितने भी फर्जी SC ST OBC के नाम पर मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने का प्रमाण पत्र बन रहे थे, उस पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा है कि ये फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए जिसके आधार पर लोगों ने नौकरी प्राप्त की है। तो मैडम, किसका इंडिया अलायंस किस तरह से पिछड़ों और शोषितों वंचितों के खिलाफ है, ये पूरे देश के खिलाफ सामने देखा जा सकता है। आज चिराग पासवान जी जो है नए बिहार का चेहरा बन रहे हैं, बस दिक्कत इसी बात से। ठीक है सिद्धांत जी, इसी पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं देवेंद्र नाथ जी से कि सत्ता पक्ष का यही कहना है कि पार्टी के खिलाफ जो जाएंगे उन पर तो कार्रवाई की जाएगी, इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं इसे बीजेपी की साजिश, गठबंधन द्वारा जो विपक्ष के नेता है वो इन्हें बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। देवेंद्र नाथ जी। मैडम, आप सभी को नमस्कार पैनल में बुलाने के लिए। पहली बात, पवन सिंह है, इनको पहले टिकट मिला पश्चिम बंगाल से, तो इन्होंने टिकट वापस कर दिया क्योंकि इनको पता था कि शत्रुघ्न सिन्हा के सामने, TMC के सामने हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो इन्होंने टिकट अपना वापसी कर दिया। JP नड्डा जी को इन्होंने भेज दिया। उसके बाद ये आए बिहार में इन्होंने बोला कि निर्दलीय हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़े। ये उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए ये बीजेपी ने इनको खड़ा किया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। ठीक है, ये चुनाव लड़े, हार जीत तो इनकी पार्टी में लगा रहता है क्योंकि ये बहुत बुरे तरीके से हारने वाले हैं। जिस बिहार में इनको रैली करने के लिए पहले एक दो रैली पे भारतीय जनता पार्टी के झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2-3 रैली करनी पड़ती थी। आज प्रधानमंत्री की मजबूरी ये है कि 12 से 12 और 15 से 15 रैलियां करने पर मजबूर हो गए क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत बुरे तरीके से चुनाव हार रहे हैं। इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि इन लोगों का परिवार है नहीं, और ये परिवार न होने की वजह से लोगों को एक जैसे परिवार में बांटना करते हैं, बांट देते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, महाराष्ट्र देखिए, आप बिहार में आइए, यूपी में आइए, कर्नाटक जाइए, दिल्ली जाइए, तमाम जगहों पे इनका अपना परिवार है नहीं। तो ये बात लड़ाएंगे जी, एक एक करके बोलिए। जी नीरज जी, नीरज जी, देवेंद्र जी अपनी बात कह रहे हैं, इसके बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ। देवेंद्र जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। तो इन्होंने टिकट अपना वापसी कर दिया। JP नड्डा जी की उसके बाद ये आए बिहार में इन्होंने बोला कि पार्टी से निष्कासित, ये उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए
चुनाव का वजह से नहीं कर पा रहे, निर्दलीय चुनाव लड़े, ठीक है, ये चुनाव लड़े, वोट नहीं मिलता, तो इनकी पार्टी वाले में कौन सी बहुत बुरे तरीके से हारने वाले हैं। इन लोगों को बताना चाहिए था, बिहार में इनको रैली करने के लिए पहले एक दो रैली थे, भारतीय जनता पार्टी से निकाल प्रधानमंत्री वोट लेने के लिए दो तीन रैली करनी पड़ती। आज प्रधानमंत्री की मजबूरी ये है कि 12 से 12 और 15 रैलियां करने पे मजबूर हो गए, क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत बुरे तरीके से चुनाव हार रहे हैं। इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि इन लोगों का परिवार है नहीं। और ये जी सिद्धांत जी, देवेंद्र जी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा ये जानती है कि वो ये चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके के नतीजे देखने को मिले हैं, तो जो चुनाव से पहले जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है। सिद्धांत जी, ये इनके माइक्रोफोन थोड़ा आप ऑफ करवा देंगे प्लीज। जी मैं अपना पक्ष रखता जी मैम, उन्होंने 2 बातें कही, हार जीत इनकी लगी रहती है, ये बात बिल्कुल सही है। हमारी पार्टी ने वो दौर भी देखा है जब हमारे पास सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी, हमने वहां से संघर्ष करके और जनता के बीच जाकर जनमानस से कनेक्ट होकर अपना एक वोट बैंक कायम किया, जिसके तहत आज हम इतने बड़े मेजोरिटी पर बैठे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि परिवारवाद, जो परिवारवाद की बात ये कहते हैं, बिहार में अगर इंडिया अलायंस से परिवारवाद की बात ना कही जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर लालू जी की हम बात करेंगे तो पहले राबड़ी देवी जी, फिर तेजस्वी जी, उसके बाद उनका पूरा खानदान जो है वो राजनीति में मौजूद है। तो परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण तो इंडिया अलायंस है। दूसरी बात, इन्हें भाजपा की चिंता बहुत हो जाती है मैडम। कभी अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी को बाहर कर दिया जाएगा, कभी जो है अखिलेश यादव जी कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी को किनारे कर दिया जाएगा, लेकिन ये कभी अपने अलायंस पर बात क्यों नहीं करते हैं। आज आप देख लीजिए, दिल्ली में एक महिला है जो अपने हक के लिए लड़ रही है, आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में उसको लात घूंसों से मारा जाता है, और जब वो अपने हक की आवाज उठाती है तो पार्टी के लोग उस पर गंदे गंदे आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि हम आपकी पर्सनल वीडियो वायरल कर देंगे। तो इस तरह से ये किस देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन नहीं है। मैं एक बात और रखना चाहूंगा मैडम, अभी आप देख लीजिए आजमगढ़ की रैली में इंडिया अलायंस ने सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपसी भिड़ंत हो गई, उन्होंने पुलिस के साथ भी मारपीट की और यहाँ भी की। आप देख लीजिए हमारी किसी भी रैली में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, जहां नरेंद्र मोदी एक छोटे से कार्यकर्ता से ऊपर तक आए हैं, और अगर आज वो 15 रैलियां कर रहे हैं तो इसमें कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी जीत के लिए, अपनी पार्टी की विजय के लिए अथक प्रयास करता है, इसमें कोई गलती तो है नहीं। ठीक है सिद्धांत जी, ठीक है। नीरज जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अगला प्रश्न हमारा आपसे ही है, नीरज कुशवाहा जी। जी नीरज जी, बार बार इन्होंने इस केस के बारे में जिक्र किया है हमारी हर डिबेट में, और आज भी वही मुद्दा उठा है स्वाति मालीवाल को लेकर के, कि जिस तरीके से उन पर गंदे गंदे इल्जाम लगाए जा रहे हो, और अभी हाल ही में स्वाति माल ने ये खुद ही बयान जारी किया और कहा है कि उनको एक बड़े नेता का फोन आता है और उसमें ये धमकी दी जाती है कि उनके पर्सनल फोटोज लीक कर दिए जाएंगे, और इस पर उन्होंने दुख भी जताया और कहा है कि सच के साथ मैं खड़ी हूँ, क्योंकि मैं सच्ची हूँ। तो इस तरीके से जो उनके अंगेंस्ट ये सारी चीजें की जा रही है, एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ उनके ही पार्टी के लोग कहते हैं कि उनका भाजपा से कहीं ना कहीं कनेक्शन भी है। नीरज जी, आज जिस प्रकार से भाजपा एक्शन ले रही है, जबकि दिल्ली के अंदर महिला आयोग है, वहां पे लगभग 250 के करीब कर्मचारी, माननीय स्वाति मालीवाल जी जो कि आपके राज्यसभा सांसद भी आम आदमी पार्टी से, उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि जिस दिल्ली के अंदर सैकड़ों केस होते हैं आपके एक्सटॉर्शन के, रेप के, जिसमें औसतन 6 केस होते हैं, आप वहां पे महिला आयोग, तो महिला आयोग की पूर्व आपकी प्रदेश अध्यक्षा भी रही हैं, बहुत महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, संघर्षशील महिला। बीजेपी राजनीतिक द्वेषवश ऐसा काम कर रही है कि इस केस को इतना हाईलाइट कर रही है। आज 6 साल 10 साल के बाद भी इनके पास एक भी मुद्दा नहीं है कि दिल्ली की सातों सीटें बचा सके। इनको प्रत्याशी नहीं मिले, बड़ी मुश्किल से ला करके इन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं। इसके बाद जिस प्रकार से आपका जो है दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार चल रहा है, इनके साथ न लोग हैं, न जनता है, न दिल्ली है। दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में, चंडीगढ़ में देख लिया है कि अब जो बीजेपी है उसकी कहीं चलने वाली नहीं। स्वाति मालीवाल जी के केस में जिस प्रकार से वो उनका सीसीटीवी फुटेज आया पहले निकल के, कि जब वो माननीय केजरीवाल जी के घर से निकलती हैं, कार्यालय से निकलती हैं, निकलने पे वो बिल्कुल ठीक होती हैं
और 3 दिन बाद देखिए, जब किसी को चोट लगती है, कोई परेशान होता है, किसी को शोषण होता है, तो तुरंत जाके कंप्लेंट दर्ज की जाती है और तुरंत उसका मेडिकल कराया जाता है। 3 दिन तक कोई मेडिकल नहीं कराया गया और 3 दिन बाद मेडिकल होता है। उसके बाद जो फुटेज आती है उसमें वो लगाती हुई दिखाई देती है। तो कहीं न कहीं इसमें साजिश की बू आती है और दिल्ली और देश की जनता ये समझ रही है कि बीजेपी जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को, जो ईमानदार हैं, बढ़िया हैं, चाहे माननीय केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, जानबूझ के उनको टारगेट कर रही है, जिससे कि इनको परेशान किया जाए और इनके ऊपर झूठे आरोप लगा करके एक प्रोपोगंडा तैयार किया जाए। उस प्रोपोगंडा का कहीं न कहीं लग रहा है कि उसका हिस्सा जो है स्वाति मालीवाल जी को बनाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से सीबीआई, ईडी का रेड लीजिएगा, सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे बात करते हैं और उस पे जाकर के विपक्ष के नेताओं को तरफ परेशान किया जाता है। जिस तरह परिवारवाद की बात करें, चाहे दिल्ली में हो, बांसुरी स्वराज जी को उतारा इन्होंने मैदान में, तो आप समझ लीजिए कि इनके बहुत सारे जो एमपी थे, जब दिल्ली परेशान थी, दिल्ली डूब रही थी, दिल्ली कोरोना से लड़ रही थी, दिल्ली प्रदूषण से लड़ रही थी, तो एक भी एमपी और एमएलए यहाँ इनका बीजेपी का दिखाई नहीं दिया। शायद उसी वजह से ऐसा लग रहा है कि अब इनको षड्यंत्र के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं लग रहा है। इन्होंने कोई काम तो किया नहीं, अगर काम किया होता तो काम के नाम पे वोट मांगते। पूरे देश के अंदर माननीय केजरीवाल जी हैं जो कहते हैं अगर हमने काम किया है तो वोट दे देना। ठीक है नीरज जी, तो सिद्धांत जी जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को आप शायद रुझाने में कामयाब ना हो पाए, उत्तर प्रदेश की सीटों में जो 80 की 80 सीटों की बात की जा रही है, उसके लिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो हम देख रहे हैं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के दौरान भी हमने देखा है, और 2 फेज के चुनाव बच गए और ऐसे में ये काफी दिलचस्प हो रहा है कि आने वाले वक्त में किस तरीके के नतीजे देखने को मिलेंगे। तो इसको जरा बताइए कि अब आप कैसे देखते हैं इसको सिद्धांत जी? आश्चर्य हुआ इस बात को सुन के हमारे पैनलिस्ट की कि वो देश की एक महिला के बारे में क्या सोचते हैं। आपके ही पार्टी की कार्यकर्ता, जिसका बखान स्वयं आतिशी जी अपने बयानों में कर चुकी हैं कि वो नारी शक्ति है, झांसी की रानी है, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, और आज जब उसने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की बात कही तो आप ये चाहते हैं कि वो अपने कपड़े फाड़ कर सीएम ऑफिस से बाहर आती, या वो सीएम ऑफिस से बाहर आकर ये अपने लात घूंसे सार्वजनिक रूप से दिखाती। क्या महिला के प्रति ये सम्मान रह गया है अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी में? जो आपकी ही कार्यकर्ता है, जो आपके लिए लड़ती आई है, ये तो उसके सम्मान की बात हो रही है। आप अभी अगर यही बात है तो जो पहलवान वहां धरने पर बैठे थे दिल्ली में, तो उन्होंने तो 10 दिन के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई, उन्होंने तो 1 साल के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो क्या ये माना जाए कि उनके साथ कोई काम ऐसा नहीं हुआ था कि उसमें भी सिर्फ षड्यंत्र की गई थी? और अगर ये षड्यंत्र किया है तो इसमें सबसे अव्वल मुखिया अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी हैं। अगर ये हम तो नहीं कहते कि वो षड्यंत्र है, हमने ये कहा है कि जो भी आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और आप देख लीजिए स्वाति मालीवाल के केस में बार बार बैकफुट पर जाते दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन हमारी सरकार के, हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आदेशित कर 24 घंटे से कम समय में आरोपी को अरेस्ट करने का काम किया है। तो देश की महिला के सम्मान के बारे में मैडम, आप भी एक महिला हैं, आप भी ये बात सोच रही होंगी कि एक पार्टी जो दिल्ली को अपना घर बताती है, वो उसकी मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है। दूसरा, इन्होंने कहा जब दिल्ली डूब रही थी, जब दिल्ली प्रदूषण में थी, तो मुझे एक बात बता दीजिए, जब केजरीवाल जी ने अपना पहला चुनाव दिल्ली में लड़ा था, उन्होंने कहा था कि हम यमुना को मात्र 17 महीनों में साफ कर देंगे। आज तक वो यमुना साफ नहीं कर पाए हैं। आतिशी जी जो बड़ी बड़ी पैनलिस्ट जो स्वाति मालीवाल पर आज आरोप लगा रही हैं, दिल्ली में जल बोर्ड की प्रमुख मुखिया वही है, उन्होंने अब तक उस पर कार्रवाई नहीं की। एक छोटी सी बारिश होती है और दिल्ली डूब जाती है, तो इसका आरोपी कौन है? एमसीडी आपके अंतर्गत आती है और आपको ये पता ही नहीं है कि हमें प्रबंधन करना कैसे। तीसरी बात, ठीक है सिद्धांत जी, देवेंद्र नाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट नीरज जी, आपके पास आती हूँ। देवेंद्र नाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देवेंद्र जी। मैडम, अभी कहा जा रहा था परिवारवाद के बारे में, उनको जस्टिफाई किया गया था एंटी गठबंधन, और ये एंटी गठबंधन है तो प्रवीण प्रसाद यूपी में ही आते हैं, बताना चाहिए इनको बात, झूठा पार्टी के सरकारों को बताना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर, आपकी पार्टी की सेवा, आप अपनी पार्टी के लोगों को, भाइयों को, बेटों को टिकट देते हो आप। ओम प्रकाश राजभर से आप पूछिए और देखिए आपके गठबंधन ऐसा है नहीं है। अली बाबा 40 चौर के नाम पे राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, अनुराग सिंह ठाकुर, कल्याण सिंह, तमाम ऐसा नाम है जिसमें आरोप लगा हुआ है कितने लोग के बेटा, कितने परिवार लगाए। आपकी पार्टी से ज्यादा परिवारवाद कहीं होता नहीं है। पहली बात, आप बात करते हैं महिला
स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे हमको जरा एक बात कहिए, उत्तराखंड में 10 साल से आपकी सरकार है, 5 साल सरकार रही है, अंकिता भंडारी के मुद्दों पर आपने क्या किया? अंकिता भंडारी के मुद्दे पे आप लोगों ने बिल्डिंग तोड़ दिया सबूत मिलाने के लिए, क्योंकि वो नेता का बेटा था, भारतीय जनता पार्टी का नेता का बेटा था। आप लोगों ने पूरा बिल्डिंग तोड़ दिया, सीसीटीवी कैमरा का डिग्गी आप लोगों ने तोड़ दिया। विभूषण शरण सिंह जो इतने बड़े महिलाओं का आरोपी थे, उस समय मौजूदा वहां की सरकार नहीं है, अभी तो चुनाव का मौसम चल रहा है, उनको टिकट नहीं मिला, वहां पर आप लोगों का महिला नहीं जगता है। जो एमएलए है और जस्टिफाई आपके बीच में नहीं बोला था, ऐसे वक्त फिर भी आपके बीच में बोलेंगे। बात सुनिए आप ध्यान से। उपेंद्र रावत बाराबंकी में महिलाओं के साथ सेक्स स्कैंडल करते पकड़े जाते हैं, वीडियो आता है, तो वहां पे आपका महिलाओं का सम्मान नहीं जगता है। प्रज्ञा रेवन्ना कैसे लोग 2-2 अगर महिलाओं का बलात्कार करके आप ही के नेता का पार्टी का बेटा जो है भगाता है, उसको गृह मंत्री को टकला चांदा की जो है भगाता है देश से बाहर, वहां पर आपका महिला सम्मान नहीं जगता है। तो हमसे इसके बारे में बात न करिएगा। दूसरी बात, अभी आप बोल रहे हैं, अभी आपको एक और बता दो, एक बाबा का नगरी, लोग बोलते हैं बाबा का नगरी, रवि किशन 25 साल पहले शादी की महिला से, उनकी एक बेटी है, आपने न्याय दिलाने के लिए उस महिला ने डीएनए का डिमांड किया था, आप लोगों ने क्या किया? जेल में डाल दिया। आप लोगों ने जेल में डाल दिया। अमिताभ ठाकुर पे आप लोगों ने कार्रवाई के लिए डीएनए को तुरंत आपने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन आप रवि किशन जैसे बड़े कलाकार के मुद्दे पे, क्योंकि आपकी पार्टी में इतना बलात्कारी रेपी कोई नहीं है जितना आपकी पार्टी में, आपने उस महिला को जेल में करा दिया है। उसके बाद आप बात सुने, आप बोल रहे थे दिल्ली साफ करने की, नमामि गंगे में आप लोगों ने कितना देश का साफ किया है, पैसा आप लोगों ने साफ किया है, देश की गंगा नहीं साफ किया आप लोगों ने। नमामि गंगे के नाम पे आप लोग जो है गंगा माता का नाम भी बदनाम करते हैं, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट के नाम पे 18-18 करोड़ रुपया देश खाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे दशमलवी से बयान देते हैं कि आप लोगों ने दिल्ली नहीं साफ किया, आपने वो नहीं साफ किया। अरे हम मानते हैं कि आप लोगों ने झूठ बोलने में आप लोगों सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी। दिल्ली मैं एक पल के लिए मान लिया नहीं साफ हुआ है, आप बताओ ना उत्तराखंड में कितनी नदी साफ की हो आप लोग? यूपी में आपकी सरकार कितनी नदी साफ की हो? मध्य प्रदेश में आपकी सरकार कितनी नदी साफ की हो? राजस्थान में बताओ कितनी नदी साफ की हो? कहीं साफ करते नहीं हो, गंदगी मचाते हो, और तो और लोगों से खोजते हो कि दिल्ली साफ हो गया है, ये साफ हो गया। अरे तुम हमको बताओ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि एक नदी का नाम बताए जो उसने साफ कराया हो, हमको नाम बताइएगा आप। और जो बलात्कारी के नाम पे आप जो बता रहे, महिला सम्मान आपका बहुत जगह है, महिला सम्मान आप स्वाति मालिवाल के मुद्दे पर नई जगह तो बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि आपको जवाब देना होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटा को टिकट आपको देना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि पार्टी हमारी डूब जाएगी, मटके में उठ जाएगी, क्योंकि आपका उनको बलात्कारियों का समर्थन चाहिए ही चाहिए, ये भी आपको बताना चाहिए जनता को। आप सिर्फ यहाँ पर आकर के झूठा बयान देते हैं। अगर देश में, सुनिए बता रहे प्रधानमंत्री मोदी से तक हमारी आवाज पहुंचे, बता दीजिएगा, अगर बगल के देश में पाकिस्तान ना होता और भारत में मुसलमान ना होता, साहब आज भी भारत के रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रहे होते हैं, चाय बेच रहे होते हैं। याद रखिएगा, इस बात को पहुंचा दीजिएगा मैसेज वहां तक आप। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है। भारत के मुसलमान आपके लिए दुश्मन है, पहली बात तो ये। आप यही कहना चाहते हैं कि भारत के मुसलमान अगर ना होते, आपकी इच्छा यही कहती है कि आप भारत के मुसलमान आपके दुश्मन हैं। रत्ना जी को बोलने दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। सिद्धांत जी आपके पास आ रही हो, आपने अपना पक्ष रखा है, ठीक है, लेकिन नीरज कुशवाहा जी तब से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार उनका पक्ष भी सुन लेते हैं, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ऐसे गैर जरूरी मुद्दे को, देखिए लोकसभा चुनाव चल रहा है, पूरे देश में आज के समय बेरोजगारी फैली हुई है, आज के समय पे जो मौत की वैक्सीन लगाई गई है उससे लोग मर रहे हैं। मैं दिल्ली की पर्टिकुलर बात करूं कि जो पूर्व सांसद रहे हैं, जो अभी वर्तमान सांसद हैं, जिनकी कुर्सी जाने वाली है, नया चुनाव चल रहा है, इन्होंने, मैं बताऊं, भाजपा के 7 सांसद थे, टोटल 33% बजट खर्च किया है अपनी जो सांसद निधि का जो इनको मिलता है, 66% बजट इन्होंने वापस कर दिया। कितनी शर्मनाक स्थिति है। इनके सांसदों के पास इतना समय नहीं था कि जो इनको जो फंड दिया जाता है, जो जनता के ऊपर खर्च होना था, दिल्ली के ऊपर खर्च होना था, उसमें से 66% बजट, 2/3 बजट ये वापस कर देते हैं। दूसरी बात ये करते हैं, आपकी माताओं बहनों की बात करते हैं, तो मणिपुर में आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है, एक तरह से इंटरनेट बंद है, माताओं बहनों को नंगा घुमाया गया, सैनिकों की पत्नियों को नंगा घुमाया गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, लेकिन बीजेपी वालों ने क्यों नहीं किया? जरा भी सवाल नहीं किए, जरा भी बात नहीं की। जिस तरह बात करते हैं आपकी दिल्ली की साफ सफाई की, इन्होंने यहां तक, इनकी बेशर्मी की यहां तक हद है कि इन्होंने गौमांस निर्यात करने वाली कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा ले लिया। अब बताइएगा आप कि जो व्यक्ति गौ को माता बोलते हैं, उन्होंने चंदा ले लिया। आपने सैनिकों की विधवाओं के फंड का चंदा ले लिया 250 करोड़ रुपए। ऐसे कारगिल शहीदों के नाम पे जो आदर्श सोसाइटी थी, जिन्होंने घोटाले किए, अपने साली को, अपने परिवार वालों को
बात सिलेक्ट की, उनको आपने राज्यसभा भेजने का काम किया। जितने भी अभी हमारे मित्र कह रहे थे देवेंद्र तिवारी जी कि जितने भी बलात्कारी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी गुनहगार हैं, जितने भी देश को बेचने वाले हैं, जितने भी भगोड़े हैं, वो या तो बीजेपी को चंदा देकर के गए हैं या बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज के समय पे सीबीआई, ईडी को इन्होंने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और विपक्ष के नेताओं पे 95% जो केसेस हैं वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे हैं। और जो सीबीआई और ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 0.5% है। मतलब हजारों लाखों में एक आदमी, हजारों में एक दो आदमी कन्विक्ट होता है। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाता है या इनको मोटा चंदा देता है इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, जो दिल्ली का शराब घोटाला है वहां पे इन्होंने 55 करोड़ रुपए चंदा दिया है, बीजेपी ने दिया है। तो माननीय जेपी नड्डा जी पे, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने शराब घोटाला तो आपने किया है, माननीय केजरीवाल जी को जिस तरह से आपने जल्दबाजी में गिरफ्तार किया, पूरे दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करेगी। पूरी दिल्ली की जनता इनको खदेड़ फेरने की तैयार है, क्योंकि कई सालों से विधानसभा चुनाव दिल्ली में जीते नहीं है, एमसीडी चुनाव भी आप हार गए हैं और फिर भी बेशर्मी आप देखिए कि कहते हैं मेयर हमारा बनेगा। अभी चंडीगढ़ मेयर का जो चुनाव चल रहा था उनमें 8% जो 8 वोट थे वो इन्होंने 25 में से चुरा लिए, डाका डाल दिया। जो कि वहां पे प्रिसाइडिंग अफसर से जो चुनाव करा रहे थे, उन्होंने कैमरे के सामने 25% वोट का डाका डाला और ऐसा ही डाका देश में डालना चाहते हैं। मेरी दिल्ली और पूरे देश की जनता से गुजारिश है कि ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे झूठों को, ऐसे लोगों को जो मुद्दे की बात नहीं करते, उनको देश से बाहर जाने का रास्ता दिखाएं और इनको सत्ता से। ठीक है नीरज जी, ठीक है सिद्धांत जी, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपको कि बार बार मुद्दों को भटका। एक मिनट देवेंद्र जी, एक मिनट आपके पास आ रही हूँ, सिद्धांत जी से बात करने के पहले। तो बार बार ये चीज कही जाती है कि मुद्दों से भटकाने के लिए आपके पास कई मुद्दे हैं, लेकिन एक्चुअल मुद्दे उनको बात करने की बारी आती है तो आप मुद्दों से भटका देते हैं लोगों को। लोकल ग्राउंड पे तो बात नहीं होती है भाजपा की तरफ से। आरोप लगाए, जैसे इन्होंने कहा एक गौमांस एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से हमने चंदा लिया। शायद इनको ये जानकारी नहीं है कि भारत में गौमांस का जो एक्सपोर्ट है वो बैन है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो गाड़ियां दुनिया में भारत है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? पूरे एक सम्मानित चैनल के डिबेट पे आप झूठ बोल रहे हैं कि भारत में गौमांस निर्यात बैन है। आपके नेता मणिपुर में जाकर के कहते हैं गौमांस में कोई कमी नहीं रही, जाके कहते हैं आप हिंदू मुस्लिम। मैं आपको प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ ना। नीरज जी, जितनी भी कंपनियों में जो ये कह रहे हैं प्रूफ नहीं है, गाय को रास्ते घोषित करिए, गाय को बेचने का काम करे, गौमांस का चंदा लेने का काम करे, उनको उठाकर जेल में डालिए। ठीक है नीरज जी, ठीक है मुझे बताइए ना कहाँ पर बीफ, भारत में बीफ बैन है? अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो आपको ही शर्मसार होना चाहिए कि भारत के संविधान में ये विधेयक है। बयान देते हैं माननीय गृहमंत्री जी, बयान देते हैं केरला में जाके बयान देते हैं। अभी आप सिद्धांत जी को कह रहे थे मेरी बात सुनने के लिए, आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट आप ये कह रहे हैं ना कि भारत की न्यायपालिका असमर्थ है गौमांस तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए। आपका कहना यही है वालों से 51 करोड़ रुपए का चंदा ले लेते हैं और आप जनता की नीरज जी, सिद्धांत जी क्यों चिल्लाने पे मजबूर कर रहे हैं? शांति से डिबेट पे बैठे हैं, शांति से अपने पक्ष को रखिए आप लोग। एक मिनट मुद्दे से मत भटकिए। जो मुद्दा है जिस मुद्दे पे सवाल किए गए हैं उस पर फैक्ट बेस्ड आंसर दीजिए। नीरज कुशवाहा जी, आपके पास में आऊंगी, अभी आपने अपना पक्ष रखा है, सिद्धांत जी से भी जवाब जान लेते हैं पहले। लोगों को भटकाना, गुमराह करना, संविधान में 100 बार संशोधन हो चुका है, आपको पता है, और आप बार बार ये कहते हैं कि अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान को बर्बाद कर देंगे। आप ही की इंडिया अलायंस की कांग्रेस ने आज तक 100 बार से ज्यादा संशोधन किए हैं संविधान के अंतर्गत। पहले पता कर लीजिए, ऐसे फेसबुकिया जो आप यूनिवर्सिटी है ना उससे बाहर निकलिए। दूसरा, आप कह रहे हैं सैनिकों के फंड का पैसा खा लिया। जो सैनिकों के विधवाओं की आप बात कर रहे हैं उसके लिए सरकार ने अलग से एक फंड बनाया हुआ है, पहले जानकारी करके आइएगा। और दूसरी बात आप जो कह रहे हैं ना कि हमने चंदा लिया नहीं। तीसरी बात इन्होंने कही पंकज सिंह की। पंकज सिंह भाजपा में मंडल अध्यक्ष बने, उनके पिता ने उनकी सिफारिश तक नहीं की एक बार भी। लेकिन जब हम बिहार में देखते हैं तो तेजस्वी जी को कौन सी उनके अंदर इस तरह का उनकी योग्यता है जिसके आधार पर उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। 8वीं पास आदमी को आप डिप्टी सीएम बना देते हैं और आप कहते हैं कि वो तो परिवारवाद हम कर ही नहीं रहे हैं। असली परिवारवाद का लक्षण तो यही है।
ठीक है। पहले पता करके आइए, फैक्ट को सीधा ठीक है करिए। सिद्धांत जी, ठीक है सिद्धांत जी, फेसबुक सिद्धांत जी ठीक है, एक व्हाट्सएप वाले मिनट, एक मिनट, तथ्यों से काम नहीं चलेगा सर। ठीक है सिद्धांत जी, एक मिनट। देवेंद्र नाथ जी, जिस तरीके से ये बोली जा रही, काबिलियत को लेकर के बोली जा रही है कि क्वालिफिकेशन है नहीं, लेकिन किस बेसिस पे उन्हें डिप्यूटी सीएम बनाया जाता है, ये परिवारवाद नहीं है तो आखिर ये क्या है? देवेंद्र नाथ जी, आप ही से सवाल है मेरा, आप बोलिए। जी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विषय में कोई बोलेगा ना, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से अनुरोध करते हैं। अभी ये बात नहीं है पहुंचे मुसलमान की, मुसलमान को आपको बहुत समस्या है, तो 10 साल से आप सत्ता शासन में है, क्यों नहीं आप लोगों ने नागरिक वोट देने का अधिकार आप लोगों ने छीन लिया? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता को, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को। आप जा करके लाल किला पर बनवाए हुए भाषण पे आप, लाल किला जो मुगलों को बनवाया हुआ है, जाके वहां पे भाषण देते हैं और कहते हैं कि देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, वहां पर आप भाषण देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वो मुसलमानों का बनवाया हुआ है, आपको वहां पे खड़ा होकर करके बेशर्मी से बयान नहीं देना चाहिए, आप बताना चाहिए लोगों को। दूसरा बात आपने कहा ईडी और सीबीआई का आप लोगों ने तोता बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट को बीच में बोलना पड़ता है कि आप एक व्यक्ति को ईडी का डायरेक्टर 5 साल तक नहीं बना सकते हैं। उसके बाद से बात की गौमांस के मुद्दे पर बता दूं मैं, आप ही की एक सिलेंडर मंत्री हैं जो 13 रुपए किलो चीनी बेच रही थी अमेठी में, जब आई थी वो उस समय बता रही थी वो कि हम 13 रुपए किलो चीनी बेचेंगे। उनकी जो बेटी गोवा में रेस्टोरेंट खोलती है तो बीफ बेचती है, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और भक्त है, वहां पे वो शांत रहते हैं। दूसरी बात आपने कहा, उसके साथ सरदार मणिपुर के बीजेपी के जो चीफ है, अध्यक्ष है, वो भी गौमांस कहते हैं गौमांस खाने का हम विरोध नहीं करते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं पीएम केयर फंड की, आपने बोला कि हमने बनाया हुआ है, इसका मतलब कि एसबीआई को जो पैसा मिला हुआ इलेक्ट्रोल फंड से, वो आप बता रहे हैं कि झूठा है। ठीक है, आपका बताया हुआ सारा डेटा सही है, लेकिन एसबीआई जो सरकारी बैंक वो है नहीं, आपको का तोता हो गया वो आपके लिए जानकारी गलत देगा वो। उसके बाद से बात करते हैं डिग्री की, 8वीं पास की, एक देश में सुधार आया था कि अभी हाल ही में बता दो से डीआरडीओ का बनाया हेलीकॉप्टर चोरी हो गया, वहां पर नहीं बोलते हैं योगी मोदी, दोनों नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहां पे जानते हैं कि डीआरडीओ का बनाया हुआ हेलीकॉप्टर चोरी हो गया, तक पता नहीं चला और देश में चौकीदार है। दूसरी बात, जो व्यक्ति हमको ये नहीं समझ आता है कि 1985 में एमए किया हो, इतने साल तक बेरोजगार कैसे रह सकता है? हमको इतना पता है कि अगर हमारा पढ़ाया गुरु अगर आज जो है हम जिस गुरु से पढ़े हैं, अगर हम उनके छात्र हैं, अगर प्रधानमंत्री कल के दिन बनते हैं तो हमारा गुरु फक्र करेगा, हमारे बैचमैन फक्र करेंगे। हमको तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं मिला, कोई व्यक्ति ने मीडिया पर आकर के बयान दिया कि हाँ ये व्यक्ति मेरे साथ पीएम मोदी जो है डिग्री लिया है। जब हम ये नहीं समझ, जब डिग्री लिए थे, एमए का डिग्री उन्होंने लिया हुआ था, क्योंकि चाय किस लिए बेचते थे, चाय क्यों बेचते थे स्टेशन पे? हमको तो ये समझ नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय और जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने, झूठ बोलकर देश को बदला करके, उनको बताना चाहिए कि आपने सरासर गलत किया हुआ लोगों के साथ। मुसलमानों के मुद्दे पे आप एक बार बयान करते हैं बनारस में, हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे अब, लेकिन आप ही एक तरफ कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करेंगे तो हमको राजनीति से रिटायर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। आप रिटायर 10 साल हो रहे हैं और वैसे भी भाजपा में एक कल्चर बना रखा है आप लोगों ने, कलराज सिंह हो, मुरली मनोहर जोशी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, तमाम ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान हो, सबको आपने साइडलाइन कर दिया है। 75 साल आपकी पार्टी का सीमा है। हमको लगता है कि 73 इस साल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले ने एक भाजपा का ही नियम बनाया, संविधान बनाया है कि 75 साल तक वो कोई भी पार्टी में अपना टिकट पा सकता है, 75 के बाद का नहीं। तो हमको लगता है कि मोदी पीएम बनने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने अपना नियम ऐसा बनाया हुआ था। ठीक है देवेंद्र नाथ जी, ठीक है। सिद्धांत जी, 428 सीटों पे जिस तरीके से चुनाव हो चुके हैं और 115 सीटों पर अभी भी 2 फेजों के चुनाव बचे हुए हैं, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन का जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही लेवल पर देखने को मिल रहा है। भाजपा का लेवल जो है वो डाउन हो रहा है और ऐसे में बार बार ये जो बातें कही जा रही हैं कि कहीं ना कहीं हार का डर तो बीजेपी को सता रहा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। मैडम ये माइक्रोफोन म्यूट करवा दें। ये जो भी स्थिति है मैडम, ये 4 जून को क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा जम्मू हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। जी भाई, हम बिल्कुल हिंदू मुसलमान करते हैं, हम सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमान नहीं करते हैं। हम बात करते हैं तो हम सिखों को भी अपने विकास नीति में रखते हैं और मुसलमानों को भी रखते हैं, जैन को भी रखते हैं, पारसियों को भी रखते हैं, बौद्ध को भी रखते हैं और प्रत्येक भारतीय नागरिक को भी रखते हैं। जो लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान से विशिष्ट होकर यहाँ पर आए थे, हमने उनको नागरिकता देने का काम किया जो शोषित होकर आए थे। तीसरी बात, इन्होंने कहा मुसलमानों पर आप बहुत अत्याचार करते हैं, 10 साल में
में आपने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, तो आज जम्मू कश्मीर के बारामूला में 60% से ज्यादा वोटिंग कैसे होगी? क्या बारामूला जो है वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है? मैडम, आप इस बात का जवाब इनसे ले लीजिए। अगर वहां पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो वहां पर इंटरनेशनल फिल्म्स और नेशनल फिल्म्स की शूटिंग कैसे हो रही है? वही लाल चौक जहां पर कांग्रेस के जमाने में झंडा छोड़ो, आप हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल देते तो 10 कदम के बाद आपका सर कलम हो जाता। आज वही लाल चौक पर मूवीज की शूटिंग होती है और जरा सी चू नहीं होती है। तीसरी बात, इन्होंने कहा लाल किला मुसलमानों ने बनवाया। तो भाई साहब, जब भारत बना था तो उसमें जितने भी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट थे वो पुरातत्व विभाग को दे दिए गए। अगर आप इस बात की बात कर रहे हैं ना कि लाल किला मुसलमानों ने बनवाया और आप उस पर चढ़ के वो दे रहे हैं, तो आप भारत के पुरातत्व विभाग और अपने खुद के कांग्रेस के अमेंडमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। पहले आप ये बात पता कर लीजिए। तीसरी बात, अगर ऐसा ही है तो पाकिस्तान में हिंगलाज देवी माता मंदिर तो हिंदुओं ने बनाया है, तो हम क्या करें? हम उस पर मुसलमानों का देख रेख करने का काम बंद करवा दें। तीसरी बात, उन्होंने कही कि 8वीं पास जो योग्यता है, उन्होंने चाय बेची और डिग्री ले ली। इस भारत के राष्ट्र में कितने IAS और IPS ऑफिसर ऐसे हैं जिनके पिताजी या तो रिक्शा चलाते थे या चाय बेचते थे या दिहाड़ी का काम करते थे, जो रूट लेवल से उठकर आए हैं। मैडम, इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक रूट लेवल का आदमी आज देश के सबसे बड़े प्रधान लोकतांत्रिक पद पर बैठा हुआ है। इनकी खींच इसी बात से दिखती है। आज जो अखिलेश यादव जी कहते हैं ये दो शहजादे इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, तो जब आप खुद को शहजादा समझते हैं और जनसेवक नहीं समझते हैं तो जनता उसका जवाब आपको 4 गुण को दे देगी, बस बिल्कुल सही तरीके से। लेकिन ये 2 शहजादे तो आप ही के पार्टी की तरफ से कही गई है ना कि 2 शहजादे बहुत बुरी तरीके से विफल होने वाले हैं। सिद्धांत जी तो कहाँ है? और हम उनको मानते हैं ना, उनका चाल चलन शहजादों वाला है। भाई, अपनी पार्टी की उन्होंने कहीं पर संघर्ष नहीं किया। पंकज सिंह की ये बात कर रहे हैं। पंकज सिंह को सबसे पहले भाजपा ने मंडल अध्यक्ष बनाया था। मंडल अध्यक्ष छोटे पद से उनको शुरुआत कराई थी। अखिलेश यादव जी कहाँ मंडल अध्यक्ष रहे हैं? राहुल गांधी जी कहाँ मंडल अध्यक्ष रहे हैं? हमेशा वो सीधे या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं या वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाते हैं। ऐसे ही यूपी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो अखिलेश यादव जी हो जाते हैं। तो जो कार्यकर्ता इनके नीचे काम कर रहे हैं उसके अंदर इस अविश्वास नहीं आएगा कि जो कार्यकर्ता अपने काबिलियत से आगे बढ़ रहा है, आप उसकी काबिलियत को कुचलकर वहां पर स्वयं बैठ जाते हैं। तो आप भाजपा में एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते जिसको सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया हो। अगर किसी का बेटा राजनीति में आना चाहता है तो ये तो लोकतांत्रिक प्रावधान है, कोई भी राजनीति में आ सकता है, लेकिन उसने शुरुआत कहां से की आप ये भी तो देखिए। आप वही बात है, आपके पास फैक्ट्स नहीं है, निराशा सर चढ़कर बोल रही है। आप जैसे ही भीड़ देख लेते हैं आप बौखला जाते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि राजनीति में भीड़ कभी भी जीत का प्रतीक नहीं होती। अगर भीड़ जीत का प्रतीक है तो बिहार में आपकी जमानत जब्त होने वाली है, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, नीरज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? हाँ, मैं ये कह रहा था जिस तरह की काबिलियत की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी मान लिया ठीक है चाय बेचते थे, काम करते थे, लेकिन देश बेचने का अधिकार देश की जनता ने उनको नहीं दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने देश को बेचने का काम किया है, जिस तरह से अडानी का फेवर किया है, जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां औने पौने दामों पे दे दी हैं, ये देश बेचना होता है। आज के समय पे जो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था वो 205 लाख करोड़ का हो गया है। आज के समय पे मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता जी से कि जय शाह जी की क्या क्वालिफिकेशन है कि वो PCCI के अध्यक्ष बने हुए हैं? क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या ऐसे व्यक्ति को जो जरा भी क्या उन्होंने कभी पैट भी पकड़ा है, ऐसे व्यक्ति को आपने PCCI के अध्यक्ष बना दिया और उसके परिणाम भारत देश को भुगतने पड़ रही है। तो आपकी नाकामी और नाकाबिलियत की वजह से देश अपने ऐसे परिणाम क्यों भुगते? वर्तमान समय पे भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हैं, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है कि जो पहले हिंदू मुस्लिम करते थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे थे, आज उनको मन से कहना पड़ रहा है कि हिंदू परिवार के हम बगल में रहते थे, हम अपना खाना नहीं बनाते थे, मैंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति की हो तो मुझे राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तो मुझे लगता है ये संन्यास ले लेने का समय आ गया है और देश की जनता ने ठान लिया है कि 4 जून को इनको मजबूर कर देगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो 75 साल के होने वाले हैं, क्या वो बताएं कि अमित शाह जी के नाम के लिए वोट मांग रहे हैं? क्या उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? क्या ऐसे व्यक्ति को जिसको समाज में रहने लायक नहीं समझा गया, तड़ी पार कहा गया, कर दिया गया, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनते हुए उनके लिए फील्डिंग करते हुए अच्छा लगता है? आज के समय पे जिस प्रकार से जो जुमलेबाजी कर रहे हैं
कि 400 सीट हमें दे दीजिए, हम संविधान बदलने का काम करेंगे। देश की जनता संविधान को मानने वाली है, परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाली है। अगर संविधान से छेड़छाड़ करेंगे तो जनता आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ठीक है नीरज जिस जी। प्रकार से ठीक पवन है, सिंह जी ठीक की है, अभी नीरज डिबेट जी, यही पवन पर सिंह मैं जी पे आपको चल रही रोकना थी, चाहूंगी नीरज पवन जी। सिंह जी को इन्होंने टिकट, देखिए जहां से टिकट वो मांग रहे थे उन्होंने टिकट नहीं दी। ठीक है नीरज दूसरी जी। चीज, जब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं तब आपने उनको बाहर निकाल दिया है। तो ठीक है। आज के समय पे जो भोजपुरी लोग हैं, जो भोजपुरी गायक को पसंद करते हैं, उन लोगों के अंदर भी खिन्नता है। वो भाजपा को हराने का काम करेंगे और इनके षड्यंत्र को समझने का काम कर रहे हैं। आज के समय पे ये जो अभी तक भाजपा का जो चुनाव प्रचार हुआ है उसमें इंडिया गठबंधन 5वें चरण तक बहुत अच्छे स्थान पे है और इंडिया गठबंधन की सरकार ठीक है बनने जा नीरज रही जी, है। एक आखिरी सवाल है आप तीनों से मेरा, ये कॉमन क्वेश्चन है एक तरीके से। जहां ये बार बार पवन सिंह से शुरू हुई ये डिबेट में ये बोला जा रहा है कि उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है, और जब से, एक मिनट देवेंद्र जी सवाल सुन लीजिए फिर आपको मैं मौका देती हूँ। पवन सिंह के आने से अब इंडिया और एनडीए दोनों में ही टेंशन है, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं टेंशन में है, क्योंकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, तो वहीं पर इंडिया महागठबंधन की ओर से सीपीआई से राजा राम सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। काराकाट में ये त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां पर आपको बता दें कि ये मुकाबला दिलचस्प देखने में लग रहा है। तो अब कहीं ना कहीं क्या लगता है कि ये टेंशन वाली बात होगी दोनों के लिए? जी देवेंद्र जी, आपसे ही सवाल है, क्योंकि आप बार बार बोलने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा कि सवाल के बाद मैं आपसे जवाब ले रही हूँ। जी आपके बात में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय पर उनका जवाब दे दो। हम उनसे बस ये पूछना चाहते हैं प्रवक्ता महोदय से कि कितने मुसलमानों को आपने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की जो सरकार है, एनडी गठबंधन जो है, एनडी गठबंधन में कितने आप लोगों ने मुसलमानों को टिकट दिया है? और एनडी गठबंधन प्रवक्ता आपके बीच में नहीं बोला हूँ, प्रवक्ता आपके बीच में नहीं बोला हूँ। एनडी गठबंधन में कितने लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार से मुसलमानों को आप लोगों ने मंत्री बनाया है एनडी गठबंधन में? बात करते हैं कश्मीरी पंडित की। सरकार एक डेटा नहीं दी है कश्मीरी पंडित पे कि कितने कश्मीरी पंडित को बसाया है। बारामूला का डेटा देते हैं कि 12% हिंदुओं ने वो किया। 48, 72 घंटे आप लोग ईसीआई का डेटा छुपाते हैं और यहाँ पे आकर बयान देते हैं, गलत बयानी करते हैं कि 12% वहां का डेटा पता रहेगा आपको मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है वहां पे, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि 2 दिन 3 दिन तक इतना डेटा क्यों छुपाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको लताड़ लगाई तब आपका होश आया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को होश आया। उसके बाद बात करते हैं। देवेंद्र जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने सवाल पूछा आप पहले उसका जवाब देंगे। देवेंद्र जी, मैंने त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर के पूछा था कि क्या लगता है। मैडम आप एक मिनट अभी बोल रहे थे प्रवक्ता महोदय, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भीड़ की कोई जगह नहीं होती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये रोड शो होता है, नरेंद्र मोदी लोगों को भीड़ में बुलाते हैं, तो क्या ये गारंटी है कि जीतेंगे? 400 लाख पर चल रही है। दूसरी बात करते हैं त्रिकोणीय नहीं है, यूनिवर्सिटी में ले जाएंगे। आप कम से कम उसका जवाब दीजिए जो आपसे पूछा गया है। यही एक प्रवक्ता की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि उसको जिस टॉपिक पर सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे। राजतंत्र नहीं चल रहा है, नरेंद्र मोदी का डिबेट नहीं चल रहा है, ये अमित शाह टकला का डिबेट नहीं चल रहा है। यहाँ पे क्या अभी क्यों बोल रहे हैं? हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, डिबेट पार्टी मुद्दों की हो रही है, डिबेट पार्टी नहीं है ना, वो केकेडी न्यूज से आ रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रिपोर्टर है वो अमित शाह की के चैनल से है, ये कहना चाह रहे हैं? किसी का हक मारते हैं आप, महिलाओं का हक मारते हैं, जिसका मिलता है उसका हक मारते हैं, गौ मार देते हैं, चोरी करते हैं, छुपाते हैं। क्या फर्क पड़ेगा? सवाल आपसे पूछा गया है, मैडम आप उनको न्यूज पेपर में कुछ बोलना चाहूंगा। आप लोग डिबेट में बैठे हैं या आप अपने पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे हैं यहाँ बैठ करके? नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं 4 जून को झोला चेक करके उनको भेजा जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक में भी बात सुन लीजिए। आपके पर्सनल ग्रजेस के लिए मैंने डिबेट नहीं रखी है यहाँ पर। वार्निंग है कि आप थोड़े शब्दों को सोच समझ के इस्तेमाल करें। जिस तरीके से आपने अभी कुछ नाम लिए हैं और जिस तरीके से उनको रिफर किया है, थोड़ा सोच समझ के बोलिए आप। ठीक है देवेंद्र जी। सिद्धांत जी, एक कॉमन सवाल था मेरा जिसको लेकर के मुझे प्रतिक्रिया जाननी है आप लोगों की। सिद्धांत जी, आप उसी सवाल को लेकर के अपना पक्ष रखेंगे, मुद्दे से मत भटकिएगा। लेकिन सिद्धांत जी, पवन सिंह की बात कही है तो पवन सिंह जी आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी को उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति निर्दलीय, चाहे वो किसी दल से हो या किसी से भी हो, वो चुनाव लड़ सकता है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, हमने पवन सिंह जी को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था,
ये बात सबको पता है। और आज हमारे उनके बीच में कोई ऐसा क्लेश नहीं है, कोई ऐसा विवाद नहीं है। अगर वो ये सोचते हैं कि मैं निर्दलीय रूप से जनता को ज्यादा प्रभावित कर पाऊंगा, तो ये उनका अपना मत है। यही तो संविधान की स्वतंत्रता है और ये उनको मिल रही है। दूसरी बात ये है मैडम, हमने जो अपने कैंडिडेट को उतारा है, हमने उन पर भरोसा जताया है। आरएलएसपी के जो कैंडिडेट हैं, अगर वो हार जाते हैं तो वो तो बीजेपी की ही एक काउंटिंग कम हो जाएगी। हम उनके लिए क्यों गलत कोई काम करेंगे? अगर हम 400 पार का दावा कर रहे हैं तो हमारे लिए बिल्कुल एक एक बूंद की तरह एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। और हम इसीलिए आप देख लीजिए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो एक कार्यकर्ता हो, हर बूथ पर जाकर, हर रैली में, हर जनसभा में मेहनत कर रहा है। पवन सिंह जी अपने लिए मेहनत कर रहे हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो ये उनका अपना शब्दों की विजय होगी, अपनी मानसिकता की विजय होगी। भाजपा अपना जो मैनिफेस्टो है वो साथ लेकर उतरी है और हमें ये विश्वास है कि जनता हमें अवश्य विजयी बनाएगी और भाजपा के जो विकास कार्य हैं वो बिहार में भी पूर्ण रूप से अभिभूत होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीरज जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि सिद्धांत जी का साफ साफ कहना है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कैंडिडेट उतारा है उससे उनकी ही वोटिंग कम होगी अगर वो हारते हैं तो। उन्हें कोई किसी बात का कोई गिला शिकवा नहीं है, उनके क्लैशेस की कोई बात नहीं है। नीरज कुशवाहा जी, आपका पक्ष। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, हमें तो लगता है कि इनको जो है पवन सिंह जी को शुभकामनाएं देते निकली जीत की। मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह से इनकी षड्यंत्रकारी राजनीति है उसका हिस्सा पवन सिंह जी को ही बना रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने आसनसोल में टिकट ऑफर किया था, आज के समय पे भाजपा की हालत हो गई है कि लोग इनकी पार्टी से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। और मैं बताऊं आपको कि जिस प्रकार से उनको हार दिख रही है तो वो निर्दलीय जाना पसंद कर रहे हैं, ना कि भाजपा की सीट से। जिस प्रकार से भाजपा ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जिससे परिवारवाद को बढ़ाया, दूसरी चीज अन्य दलों से कैंडिडेट को दबाव डाल के अपने में लेकर के टिकट ऑफर की है, तो मुझे लगता है कि आज के समय पे भाजपा के लिए स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। और इंडिया गठबंधन बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। और मुझे लगता है जो 400 पार का जुमला है वो ये 100 के आसपास भी नहीं पहुंचने वाले हैं। ठीक है नीरज जी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से पवन सिंह को लेकर के ये सियासी हलचल मची हुई है और बार बार ये कहा जा रहा है कि जब से उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है अब इंडिया और एनडीए दोनों ही टेंशन में है। लेकिन जिस तरीके से ये दावे भी किए जा रहे हैं कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से कैंडिडेट को उतारा गया उनसे बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की क्लैश नहीं है, तो वहीं इंडिया महागठबंधन की ओर से आपको बता दें कि सीपीआई से राजा राम सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं। तो बार बार ये सवाल यहाँ उठे जा रहे हैं कि किसी एक जो जाति है, धर्म है, उसको लेकर के ये जो टारगेट वाला गेम है ये बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि काराकाट में 3 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और ये चौथा लोकसभा चुनाव होने वाला है यहाँ पर, जो काफी दिलचस्प भी होने वाला है। क्योंकि बता दें कि काराकाट सीट पर मतदान लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में यानी कि आखिरी चरण में 1 जून को होने वाले हैं। यहाँ एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा, वही भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर पवन सिंह निर्दलीय ही मैदान में उतरे हैं। महागठबंधन की ओर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने राजा राम सिंह को उतार दिया है और वो इस बात से खुश भी हैं कि एनडीए के वोटर इस नाम पर बट रहे हैं। भाजपा नेता खुले तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का साथ भी दे रहे हैं और इधर उपेंद्र कुशवाहा भी यही कह रहे हैं कि पवन सिंह जो है वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी ताकत दिखाकर जनता को रुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 428 सीटों पर 5 चरणों में चुनाव हो चुके हैं और अब 115 सीटों पर ये लड़ाई क्या मोड़ लेने वाली है ये देखना काफी दिलचस्प हो गया है। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।